अपनी स्किन को अच्छी रखने के लिए पानी पीना या फिर डाइट में क्या उन्हें करना चाहिए जिससे कि उनकी लाइफ लॉन्ग स्किन अच्छी रहे और उनको ज़्यादातर कुछ आर्टिफिशियल करवाने की ज़रूरत ना बिल्कुल। पड़े। बेसिक स्किन केयर बहुत ज़रूरी है, तो हाइड्रेशन, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट, क्योंकि आप इंटरनली जो कंज्यूम करेंगे आपकी स्किन पे वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा। आजकल अगर जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, आप वो डेली यूज़ करना चाह रहे हैं और फिर चाहते हैं कि आपका स्किन बिना सपोर्ट के हेल्दी रहे, वो बहुत डिफिकल्ट है। हमारा नॉर्मल जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब होता है। तो एक क्लैरिटी के लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। आपका एक हेयर केयर रूटीन भी रेगुलर फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जो आपको हेयर इश्यूज आ रहे हैं या ब्लेमिशेस के इश्यूज आ रहे हैं, एजिंग इश्यूज आ रहे हैं, वो सब कम हो सकते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। आपकी स्किन अगर अच्छी हो, आपकी हेयर अगर अच्छे हो, आप अगर अच्छे दिख रहे हो, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो आपके सारे एक्सप्रेशंस, आपके चेहरे पर हंसी खुशी सब जम के आएंगे, है ना। तो अपनी स्किन का ध्यान कैसे रखा जाए और हमारे दिमाग में कौन से ऐसे मिथ्स भरे हुए हैं जो आज हम निकाल सके, ये सारी बातें होंगी आज के इस एपिसोड में, क्योंकि आज हम वेलकम करने जा रहे हैं डर्मेटोलॉजिस्ट जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और बहुत ही जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट अहमदाबाद के। शी इज डॉक्टर अंशुल वर्मन। लेट्स वेलकम हर ऑन द शो। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू निशिता। सो मैम, सबसे पहले तो आपकी जर्नी की अगर बात करें तो स्किन केयर में आपको इंटरेस्ट कब जागा? विच वॉज दैट टर्निंग पॉइंट कि आपने सोचा कि नहीं मुझे इसमें स्पेशलाइज करना है? वेल, इमीडिएटली आफ्टर आई फिनिश्ड माई MBBS, हमारा MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है जो MD डर्मेटोलॉजी कहलाता है। तो जब हमको पोस्ट ग्रेजुएशन का एडमिशन्स लेने थे तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे तो डर्मेटोलॉजिस्ट ही बनना है। और उसमें जो की इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हैं वो थी मेरी टीचर, जो अच्छा। हमारे मेरी पीजी टीचर रही हैं, वो डॉक्टर बेला शाह मैडम थे। तो शी वॉज अ वेरी वेरी डेडिकेटेड पर्सन, बहुत अच्छे डॉक्टर। स्किन के प्रति उनका लगाव और उनका इंटरेस्ट देख के आई वुड रियली वांटेड कि मैं उनके जैसी ही बन पाऊँ, या जो इंटरेस्ट से जो काम करना था उस समय में भी 20 इयर्स बैक स्किन के प्रति इतना अवेयरनेस नहीं था। मतलब नॉर्मल कॉमन कोई भी डॉक्टर्स हैं वो थोड़ा बहुत स्किन का छोटा मोटा इलाज कर देते थे, लेकिन स्किन की डिजीजेज, स्किन एज अ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, उसका रिकग्निशन, उसके बारे में जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब की इतनी अवेयरनेस नहीं थी। इवन डॉक्टर्स में, मेडिकल फील्ड में भी ग्रेजुअली जब हम पढ़ने लगे, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे इवन फॉर जनरल पब्लिक काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आई है, अंडरस्टैंडिंग आई है, उसका इम्पोर्टेंस जागा है। सो ऑल दैट इन द लास्ट 20 years हैज़ चेंज ट्रेमेंडसली। वेरी ट्रू। और इस ट्रेमेंडस चेंज की अगर बात करें तो जो भी यंग जनरेशन है वो ज़्यादा कॉन्शियस हो गई है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया कि हमें अच्छा दिखना है, हमें फिल्टर्स यूज नहीं करने, हम नेचुरली अपनी स्किन इतनी अच्छी बना पाए। सो व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट यू सी इन योर प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस? स्किन अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है यंग जनरेशन में, डेफिनेटली। इवन ओल्ड एज में भी या एंटी एजिंग रिलेटेड भी क्लियर स्किन चाहिए, बढ़िया बाल चाहिए, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। और जब हम हैं और साइंटिफिकली हम वो अचीव कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। देयर इज़ नो हार्म इन दैट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन उसके लिए कॉमनली हमारे पास जो आते हैं पेशेंट्स, वो एक रेगुलर स्किन केयर रूटीन समझने आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक प्रिवेंटिव अप्रोच से आते हैं कि भाई खराब ना हो या फर्दर डैमेज ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सो ऑल दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाइस। अदर प्रॉब्लम्स दैट वी फेस, जैसे पेशेंट्स हमारे पास एक्ने, पिंपल्स, स्कार्स, पिगमेंटेशन, छोटे छोटे ये तिल, मसे, ये सब की तकलीफें लेके आते हैं। बालों की समस्याएं लेके आते हैं, दाने, छोटी फुंसी होना या स्कैल्प में बार बार डैंड्रफ होना, बाल ड्राई होना, बाल हल्के पड़ना या गंजापन आना जो हम बोलते हैं, या थिनिंग होना फीमेल्स में। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं। फिर स्किन इश्यूज कई सारे हैं अदर देन कॉस्मेटिक कंसर्न्स या एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड जो ना हो, नॉर्मल प्योर डर्मेटोलॉजी जो कहते हैं, जो कि बेस होता है कोई भी स्किन डॉक्टर के लिए, जिसकी वजह से, जिसकी अंडरस्टैंडिंग से ही हम कॉस्मेटिक चीज़ें या कॉस्मेटिक कंसर्न्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक्जिमा हो गए, सोराइसिस हो गया, रैशेस हो गए तरह तरह के, ये सारी काफ़ी तरह की तकलीफ़ें हैं। या कई बार दवा से रिलेटेड जो स्किन में इश्यूज होते हैं, कई ड्रग एलर्जीज होती हैं, दवा के रिएक्शंस होते हैं, वो भी हम काफ़ी देखते हैं।
राइट। अब जैसे बात करें कि स्किन के प्रॉब्लम्स आपने हमें बताए हैं, लेकिन देयर इज़ वन प्रॉब्लम दैट हैज़, जिसमें इंडिया में बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। नॉर्मल कैंसर की बात कर रही हूँ, लेकिन स्किन कैंसर भी बढ़ रहा है। और स्किन कैंसर की, लेकिन यहाँ पे किसी को अवेयरनेस नहीं है कि एक्चुअली आपके जब सिम्पटम्स आते हैं तब आपको पता नहीं होता है दैट दिस इज़ द स्किन कैंसर और समथिंग। तो क्या सिम्पटम्स होते हैं, और स्किन केयर करने के बाद या फिर कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी मस्ट बी अवेयर अबाउट स्किन कैंसर? सी स्किन कैंसर हम दो तरह से समझना चाहेंगे आज। वन इज प्योरली स्किन कैंसर, यानी स्किन में ही कुछ कुछ बदलाव आए हैं, जो स्किन के ही जो सेल्स हैं उनमें इस तरह के चेंजेस आए हैं कि वो कैंसर में तब्दील हो गया है। या फिर कुछ और ब्लड कैंसर्स या कुछ और अंदर के बॉडी के कोई और ऑर्गन्स के कैंसर्स जिनका रिफ्लेक्शन या जिनका इफेक्ट स्किन में आ रहा है, जो कि इट इज पार्ट ऑफ द कैंसर बट द प्राइमरी इज नॉट द स्किन। तो अभी हम सिर्फ प्राइमरी स्किन कैंसर्स में जो कॉमनली आजकल कुछ एटलीस्ट लोगों को समझ आ रहा है वो है मेलेनोमा। दूसरे होते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, यानी कि स्किन में किसी तरह की ग्रोथ, कुछ उभरा हुआ गांठ टाइप का हो या कालापन हो या मसा हो, जो कि काफी समय से स्टेबल है लेकिन अब एकदम से रूप बदल रहा है। तो वो कॉमनली एक स्किन के कैंसर का लक्षण हो सकता है। जनरली कैंसर्स हर जगह सिम्टम्स कब देंगे, जब वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्टेज में पहुंच गए। शुरुआत में कैंसर्स के कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए उनको ऑब्जर्व करना और उनके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो अगर हमने कोई भी, जैसे तिल है आपका, कोई मसा है बचपन से है लेकिन अब वो सडनली उसका एरिया बढ़ गया है, उसका बॉर्डर्स उभर गया है, उसमें से पानी या चिपचिपापन निकल रहा है, या उसका सिमेट्री चेंज हो गई, यानी कहीं से डार्क हो गया कहीं से लाइट रह रहा है, ये सारे कॉमनली मेलेनोमा के लक्षण हैं। तो इनकी वजह से अगर आपको कोई बॉडी में चेंजेस दिखते हैं तो तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एक बार एटलीस्ट चेकअप करा के निश्चिंत हो जाइए। डर्मेटोलॉजिस्ट जनरली एक चेकअप से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सस्पिशियस ग्रोथ या सस्पिशियस लीजन है या नहीं। अगर उनको कुछ इसमें डाउट लगता है तो वो बायोप्सी के लिए आपको सजेस्ट करेंगे। राइट। तो ये कुछ प्रिवेंशंस हैं कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ही दिखा सकते हैं अपने हिसाब से। आपने कुछ लगा लिया, कुछ क्रीम विम लगा लिया कि भाई ठीक हो जाएगा, तो शायद हो भी जाए लेकिन वो अंदर नुकसान शायद बढ़ा सकता है। वैसे जैसे मई महीना जो है वो स्किन कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे पूरे वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, तो उसमें हम इन सब चीज़ों के लिए पेशेंट्स में या जनरल पब्लिक में अवेयरनेस फैलाते हैं। राइट। सो मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए सबका, कि जैसे स्किन की सारी जो तकलीफ़ें हैं वो हम उसे प्रिवेंट कर सकें और अपनी स्किन अच्छी रख सकें, अपने बाल अच्छे रख सकें। उसके लिए एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन जो हर एक 16 साल से लेकर 80 साल तक के सबको फॉलो करना चाहिए। 16 साल से 80 साल में हमारी स्किन बहुत सारी चीज़ों को फेस करती है, तो सबका स्किन केयर रूटीन सेम नहीं हो सकता है निशिता। वो सबको समझना है। आपकी लाइफस्टाइल, आपका अपना पर्सनल इंडिविजुअल स्किन टाइप, जैसे आपका ऑयली है, ड्राई है, आप कितना धूप में जाते हैं, कितना पोल्यूशन है, कितना मेकअप है, कितनी स्ट्रॉन्ग लाइट्स हैं, वो सभी कुछ मैटर करेगा आपका स्किन केयर रूटीन डिसाइड करने में। बट अगर ब्रॉडली हम कहें तो एक बेसिक हाइजीन, एक बेसिक क्लेंजिंग जो हम बोलते हैं, फेस का हो या बालों का हो, उसके बाद उसको प्रोटेक्शन, यानी कि बिकॉज हम इतने सारे एक्सटर्नल एजेंट्स, इंटरनल चेंजेस की वजह से स्किन पे असर पड़ रहा है, तो एक हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजिंग। ऐसे ही बालों के लिए एक नॉर्मल कंडीशनिंग, चाहे पहले के ज़माने में हम ऑयलिंग से करते थे, अब हम कंडीशनर्स और सीरम से करते हैं, विच इज़ बोथ ओके, पर वो एक प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो क्लेंजिंग और प्रोटेक्शन, ये दो ब्रॉडली हम समझ सकते हैं कि स्किन केयर रूटीन में ज़रूरी होने चाहिए। अगर हम लाइफस्टाइल के हिसाब से और आपके पर्टिकुलर यूवी एक्सपोजर, सन एक्सपोजर, आउटडोर एक्सपोजर, स्क्रीन एक्सपोजर फॉर दैट मैटर, उन सब पे ध्यान देकर अपना स्किन केयर रूटीन समझना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से एक आध बार आप अपने एक डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेके उनको डिस्कस करके आप फिर हमेशा के लिए अपना एक रूटीन बना सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सीजन वाइज आपका रूटीन चेंज होता है, तो सीजन के हिसाब से भी आप उनसे समझ सकते हैं, एंड देन दे कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली। तो डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से एक प्रिसाइज इंडिविजुअल जो पर्सनलाइज स्किन केयर रूटीन है वो बनाया जा सकता है। ब्रॉडली तो हमको सिर्फ एक प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस देखना पड़ता है। राइट।
अब जैसे स्किन केयर रूटीन की हम बात कर रहे हैं, तो आपने बोला कि जैसे स्क्रीन्स जो हैं उस वो भी अफेक्ट करते हैं, राइट? हाउ डू दे अफेक्ट आवर स्किन? बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है, जैसे हमारे आपने देखा होगा सब फ़ोन्स में वो ब्लू लाइट फ़िल्टर होता है या लैपटॉप्स में होता है, तो वो ब्लू लाइट हमको हमारे जैसे यूवी लाइट डैमेज करती है स्किन को, लंबे समय में यूवी लाइट कैंसर भी करती है। इसीलिए फॉरेन स्किन्स में जो फेयर स्किन होते हैं उनमें यूवी लाइट का डैमेज ज़्यादा होता है, इंडियन स्किन्स में उतना नहीं होता है। तो इसी तरह से स्क्रीन के रेडिएशन से भी हमको प्रीमेच्योर एजिंग, फाइन लाइन्स आना, ड्राइनेस होना, कई बार ऐसे रैशेस हो जाना, रेडनेस वगैरह या खुजली होना, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत हो सकते हैं। अब आपकी सेंसिटिव स्किन है तो ये सब तकलीफ़ें ज़्यादा होंगी, अगर नॉर्मल स्किन है, आप थोड़ा बहुत ध्यान रख पा रहे हैं, तो शायद ये सारे चेंजेस जो आप अपनी स्किन में परसीव कर पाएंगे वो काफ़ी लंबे टाइम में भी 2, 4, 5 साल 10 साल बाद नज़र आएंगे। तो उसके लिए प्रिवेंशन ज़रूरी है। तो आपको अपने स्क्रीन्स में फ़िल्टर्स लगाने होंगे, आपको अपनी स्किन पर यूवी फ़िल्टर वाले सनस्क्रीन्स और बैरियर क्रीम्स लगाने होंगे, वो सबसे काफ़ी फ़ायदा होगा, आप स्किन को यंग और ये सब तकलीफ़ों से दूर रख सकते हैं। राइट, अमेजिंग, दिस वाज न्यू टू अस। वेल, साथ में स्किन केयर और मतलब स्किन का और मेंटल हेल्थ का कोई कॉम्बिनेशन आई एम श्योर होता होगा कि जैसे कि अगर हमें स्ट्रेस हो जाता है ज़्यादा, तो कई बार लोगों को ना डार्क सर्कल्स दिखने लगते हैं, बिल्कुल। एंड जब वो ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं तो पूरे रेड से हो जाते हैं, उनकी स्किन पूरी रेड टर्न हो जाती है, तो ब्लश करते हैं तो पूरा पिंक हो जाते हैं। तो स्किन और मेंटल हेल्थ का क्या कोरिलेशन है, एंड हाउ डज दैट अफेक्ट लाइफस्टाइल? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है स्ट्रेस का हर एंगल पे स्किन के, यानी दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो स्किन पे अफेक्ट आता है, अगर स्किन में असर है, कुछ चेंजेस है, तो तुरंत हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। एक भी पिंपल है, एक भी अगर शेड डार्क लग रहा है, आज डल लग रही है स्किन, तो मज़ा नहीं आता। सो इट इज़ बोथ फेस, सिर्फ लुक के हिसाब से या अपीयरेंस के हिसाब से नहीं, ओवरऑल सारी स्किन डिजीजेस भी काफ़ी हद तक, जैसे एक्जिमाज हैं, आपका अर्टिकेरिया यानी जो खुजली वाली जो तकलीफ़ें हैं, वो सब स्ट्रेस से बढ़ जाती है, तो फिर स्किन डैमेज बढ़ता है। इसी तरह से आपका डलनेस है, डार्क सर्कल्स है, वो लैक ऑफ स्लीप होगा तो भी फिजिकल स्ट्रेस आ रहा है, या मेंटल स्ट्रेस होगा तो भी वो सब स्किन में आपका ग्लो जो है वो तुरंत असर करता है। तो लाइफस्टाइल में स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है स्किन हेल्थ के लिए, स्किन अपीयरेंस के लिए, और इवन फॉर दैट मैटर स्कैल्प में भी आप देखेंगे तो तुरंत वो ऑयल सिक्रीशन हो जाएगा। कई लोगों को जैसे स्वेटिंग बहुत हो जाता है, एंग्शियस जब होते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है एग्जाम से पहले या कोई प्रेजेंटेशन से पहले, एंड देन दे सॉर्ट ऑफ स्टार्ट स्वेटिंग, वो पसीना बढ़ जाता है, तो उससे फिर रैशेस बढ़ जाते हैं, कई बार खुजली बढ़ जाती है। तो स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैनेज करना, उसके ट्रिगर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। राइट। और अभी तो बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो गए हैं स्किन ट्रीटमेंट में, जैसे कि अगर आपके गंजेपन है तो आपको तुरंत इंजेक्शंस लगा करके आपके बाल आ जाएंगे, आपको एक शेड लाइटर होना है तो वो तुरंत हो जाता है, आपके जो भी इफ़ यू वांट टू डू सम लेज़र ट्रीटमेंट्स तो वो भी इजीली हो जाते हैं। तो इट इज़ क्वाइट एडवांस, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है स्किन में। इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि क्या-क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो जिसके बारे में अभी ये नया है, जो लोग अभी दे आर जस्ट दे गॉट टू नो एंड दे आर डूइंग इट? सी सोशल मीडिया के ट्रेंड्स नए हैं, वो हर वक्त बदलते हैं। हाँ, तो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट जनरली प्योर डर्मेटोलॉजी में साइंटिफिकली कुछ नया है, तो अब हम काफ़ी साइंटिफिक अप्रोच से एंटी एजिंग को एड्रेस कर सकते हैं, आपकी हेयर थिनिंग को एड्रेस कर सकते हैं, यानी जो बाल की जड़ें सूख रही हैं उनको हम रिवाइव कर सकते हैं, उनको वापस ग्रो बैक कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स फॉर द हेयर, फॉर द स्किन। जो सबसे पहले ध्यान रखना है वो साइंटिफिक होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि वो उनका प्रॉपर टेस्टिंग रिसर्च सब हुआ है, तब जाके वो हम पेशेंट्स तक डिलीवर कर पा रहे हैं। राइट। इट इज़ नॉट कि सिर्फ सोशल मीडिया में ट्रेंड है तो फिर बाद में जो होगा देखेंगे अभी तो सब बढ़िया है, ऐसा नहीं होता है। सो अगर आप एक एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं तो वो जो भी रिसेंट ट्रेंड्स हैं, जीएफसी ट्रीटमेंट्स हैं, पीआरपी ट्रीटमेंट्स हैं, आईवी ड्रिप थेरेपीज आजकल बहुत लेटेस्ट में चल रही हैं, सो वो सब साइंटिफिकली प्रूवन है। लेकिन आपके केस में किस हद तक जाना है, कितना डोज देना है, किस तरह से ट्रीटमेंट प्लान्स डिज़ाइन करने हैं, वो आपका एक्सपर्ट जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वही बता पाएंगे। राइट। अब जैसे ब्यूटी पार्लर में जाके बहुत सारे फेशियल्स लोग कराते हैं, अब तो मेन का भी इतना ग्रूमिंग बढ़ गया है, एंड देयर आर लॉट ऑफ मेकअप ट्रीट लाइक परमानेंट आईब्रोज हो गया, Yes.
परमानेंट लाइनर्स हो गया, परमानेंट लिपस्टिक हो गई, ये कितने अच्छे होते हैं और कितने हार्मफुल होते हैं, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, शुड वी डू दैट और शुड वी ट्राई टू अवॉइड इट? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं, क्लेम करते हैं कि देर आर आयुर्वेदिक परमानेंट eyebrows and ayurvedic permanent liners and all that. Is that true? वेल पिगमेंट जो है वो तो आप हर्बल या नेचुरल उससे डिराइव करें या सिंथेटिक केमिकल से डिराइव करें, तो उसी के बेसिस पे वो लोग जस्ट आयुर्वेदिक अगेन इज अ ट्रेंड जो लोगों को पसंद है। लेकिन परमानेंट मेकअप्स, परमानेंट जो भी सेमी परमानेंट मेकअप्स, वो सब आजकल बहुत ट्रेंड में है। उसके अपने चैलेंजेस हैं, अपने इश्यूज हैं, कौन कर रहा है, आपको क्यों करवाना है, सबसे पहला सवाल वहाँ आप अपने आप को पूछिए। सब करवा रहे हैं इसलिए मुझे करवाना है, तो थिंक ट्वाइस, दैट इज माय जेन्युइन एडवाइस। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट जैसे आपने बताया कि फिल्टर के बिना आप लोगों को एकदम बढ़िया दिखना है, विच इज पॉसिबल, तो कई दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं, इन्फ्यूजन्स हैं, एक्टिव पेप्टाइड ट्रीटमेंट्स हैं, मीजोथेरेपीज हैं, जो आपके स्किन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब जो सेमी परमानेंट मेकअप्स या परमानेंट मेकअप्स के बिना भी आप वो अचीव कर सकते हैं। Okay. तो मेरे ख्याल से वो बेटर रहता है, क्योंकि जो पिगमेंट्स हैं उनमें कई तरह के केमिकल्स हैं जो आज की डेट में इतने प्रूवन नहीं है। लेकिन अब आप देखेंगे सारे कॉस्मेटिक्स पे पैराबेन फ्री लिखा रहता है। तो पैराबेन क्या है, वो अब इतने सालों तक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने वो केमिकल हर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में डाला है। अब उनको समझ में आया कि वो कार्सिनोजेनिक है, यानी कि उसमें से कैंसर होने की संभावनाएं हैं, तो फिर वो ब्लॉक कर दिया या बैन कर दिया। अब सब जगह प्रमोट कर रहे हैं पैराबेन फ्री, इसी तरह सल्फेट फ्री। तो कई जैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड करके केमिकल है, वो आपके शावर जेल्स में भी होता है, वो नेल पेंट्स में भी होता है, वो भी कार्सिनोजेनिक है। तो अभी इस स्टेज पे शायद हमें ना पता हो कि वो पिगमेंट्स जो हैं परमानेंट मेकअप में वो कितने हद तक हार्मफुल हैं। वो आपके स्किन के लेयर्स में परमानेंटली एक लेयर पे डिपॉजिट किए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, तो हमारी स्किन के खुद के रिएक्शंस, फॉरेन बॉडी रिएक्शन, क्योंकि वो एक बाहर की चीज है जो हमारी बॉडी में डाली गई है, जैसे टैटू के रिएक्शंस होते हैं, इस तरह से वो फॉरेन बॉडी रिएक्शंस वगैरह काफी प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो वो जेन्युइन एडवाइस है कि जरूरत नहीं है तो नहीं करवाना चाहिए। हाँ, मतलब टेक योर कॉल ऑन इट, या एक्सपर्ट एडवाइस के साथ। बिल्कुल, हाँ। ओके, बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये मिथ है या फैक्ट है, वो आपको बताना है, ठीक है? So rapid fire है। Yeah, it's a rapid fire. You have to answer quickly. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब हमें पिंपल होता है, एक्ने होता है, तब हम उसके ऊपर टूथपेस्ट लगा सकते हैं? मिथ है, नहीं। नहीं, वो वैनिश नहीं हो जाएगा शाम नहीं, तक? वो वैनिश नहीं हो जाएगा, वो दाग भी छोड़ सकता है, वो उसको स्किन को इरिटेट भी कर सकता है, एंड उससे बेटर बहुत ट्रीटमेंट्स हैं निशिता, तो बिल्कुल नहीं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, जब भी हम सोने जाएं बिफोर स्लीप वी शुड यूज मॉइस्चराइजर? यस, फैक्ट है। प्रॉपर क्लेंजिंग, यानी पूरे दिन का जो भी डर्ट है, सीबम है, इम्प्योरिटीज है, पोल्यूशन है, वो सब आपने क्लीन किया और मॉइस्चराइजर लगाया जो आपकी स्किन को सूट कर रहा है, जो आपके लाइफस्टाइल को सूट कर रहा है, सीजन के हिसाब से प्रॉब्ली। जैसे ये मॉनसून वेदर में आप थोड़ा लाइट वेट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, जरूर। यस, सनस्क्रीन इस सीजन में नहीं लगाना चाहिए? मॉनसून सीजन में या क्लाउडी वेदर में जब धूप नहीं है तब सनस्क्रीन लगाना चाहिए। हर सीजन में सनस्क्रीन लगाना चाहिए। सन तो है नहीं, सन नहीं है, लेकिन सनस्क्रीन और सारे यूवी रेडिएशन को, और बाकी जैसे हमने बताया कि स्क्रीन यूज में जो रेडिएशन है उन सबको भी फिल्टर करता है, उनका भी जो हार्मफुल इफेक्ट हमारे स्किन पे है उसको प्रोटेक्ट करता है, तो फिर जरूर लगाना चाहिए। ओके, हेलमेट से हमारे जो बाल होते हैं, हमारे जो स्किन होते हैं और हेयर फॉल जो होता है वो बढ़ जाता है, मेन में स्पेशली, इज दैट ट्रू? नहीं, जो लोग टू व्हीलर्स पे आउटडोर्स है, हेलमेट बहुत ज़रूरी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हेलमेट की वजह से कोई डैंड्रफ या कोई हेयर फॉल नहीं बढ़ता है। ओके, एक और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आजकल बहुत सारे जेंजीज जो है वो उसे यूज कर रहे हैं, दैट इज विटामिन सी। अगर विटामिन सी सीरम हम यूज कर ले कोई भी सा, इट इज वेरी गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर आवर स्किन, इज दैट मिथ और फैक्ट? देयर इज अ ट्रिक हियर। Okay. विटामिन सी इज गुड फॉर स्किन, ओरल विटामिन सी भी और लगाने के लिए सीरम फॉर्म्स में भी, बट अगेन उसका क्वालिटी कैसा है, आपका स्किन कंडीशन कैसा है, आप और क्या प्रोडक्ट्स आपके स्किन केयर में यूज कर रहे हैं, उन सब पे डिपेंड करेगा। ओके, बहुत सारे लोग अभी घर पे सोप बनाने लग गए हैं, सो ऑल ऑफ देम लाइक घर पे बनाया हुआ सोप जो है उसको ही, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि भाई उसमें बहुत ज्यादा केमिकल यूज नहीं हुआ है, दे कैन यूज इट ऑन फेस ऑल्सो, इज दैट मिथ और फैक्ट?
सी घर पे सोप बनाना या कहीं का भी सोप प्राइमरीली जो केमिकल फार्मूला है सोप का वो अल्कलाइन पीएच का है और हमारी स्किन होती है एसिडिक पीएच में। तो जब भी हम सोप अपने बॉडी पे यूज़ करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में हार्म करता है। ओके। तो अगर फेस के लिए स्पेसिफिकली हम बात करें तो जो स्किन फ्रेंडली पीएच सारे प्रोडक्ट्स में लिखा जाता है दैट इज एसिडिक पीएच रफली अराउंड 5.5। तो जो एसिडिक पीएच जितना क्लोजली हमारे स्किन के पीएच से मैच करता प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उतना ज़्यादा सेफ होगा। तो सोप शुड नॉट बी यूज्ड ऑन फेस। ओके। हर बेडरूम में बाथरूम हो गए हैं और हर बाथरूम में नए नए स्किन केयर के फेस वॉश ये वो क्रीम वगैरह बढ़ गए हैं, ठीक है। अभी हर एक बाथरूम में सेम सोप आ गया, सेम मॉइस्चराइजर आ गया, सेम शैम्पू आ गया। इज दैट गुड? नहीं, सबके लिए एज के हिसाब से अब हमारे पास वैरायटी है तो उसका फायदा उठाइए एंड इंडिविजुअलाइज इट टू योर नीड्स। दैट इज व्हाट आई वुड से। ओके। अब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स जो हैं वो वरीड होते हैं, स्पेशली फीमेल चाइल्ड के लिए, कि उनकी जो रुआटियाँ है वो बहुत निकल रही है या ऐसा है, तो चने के लोट से उसको घिस घिस के अगर उसको निकाल दे तो निकल जाएंगे। इज दैट अ मिथ और अ फैक्ट? इट्स एब्सोल्युटली अ मिथ। लेट द चिल्ड्रन बी चिल्ड्रन। वो जैसा जेनेटिक उनका पैटर्न है धीरे धीरे वो सारे जो शुरू में बचपन में जो बाल आते हैं वो धीरे धीरे बैलेंस होके निकल जाते हैं मोस्टली यंग गर्ल्स में। उसको ऐसा घिसने की ज़रूरत नहीं है, उससे और डैमेज होगा। ओके। देन देयर इज वन मोर थिंग, जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट्स हैं, ऑलवेज दे आर हार्मफुल एंड दे आर एक्सपेंसिव। इज दैट अ मिथ और अ फैक्ट? दैट्स अ मिथ बिकॉज लेजर्स आर रिक्वायर्ड एट टाइम्स। आपके कुछ स्किन कंडीशंस हैं, अब आजकल के एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के लिए हर बार खाली सिंपल एक आध घरेलू नुस्खा या एक आध क्रीम या एक आध सीरम असर नहीं करता है। हर कंडीशन के लिए, जैसे हेयर रिमूवल के लिए लेज़र्स हैं वो अलग आते हैं, जो आपके ग्लो के ट्रीटमेंट्स हैं, जो लेज़र पील्स हैं, लेज़र टोनिंग है, वो ग्लो ट्रीटमेंट्स जो है प्री ब्राइडल हम करते हैं, तो वो सब अलग आते हैं। हर लेज़र का अपना रिक्वायरमेंट है, अपनी एक जगह है। Lasers are very helpful for us as dermatologists and for people who want a good clear skin. राइट। बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं जिनको डिम्पल्स करवाने हैं, तो जिसको डिम्पल्स करवाने हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, नहीं जा सकते? नहीं, प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं डिम्पल्स। आपसे एडवाइस ले सकते हैं? एडवाइस लेनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि करना है नहीं करना है सारी थॉट प्रोसेस वहीं से शुरू होगी। राइट। कि क्यों करना है और कितना आपको उसका बेनिफिट होगा और कितना कुछ पोटेंशियल हार्म हो सकता है। लेकिन अगेन करना है तो एक्सपर्ट से करवाइए, ट्रेंड डॉक्टर से करवाइए। हर कोई अगर क्लिनिक में आके कहीं से कोई भी करके चला जा रहा है, वहाँ का आपका फैसिलिटी कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बैकअप कैसा है, पोस्ट ट्रीटमेंट कोई भी ट्रीटमेंट हो फॉर दैट मैटर, उसका आपका पोस्ट ट्रीटमेंट सपोर्ट कितना है, वो सब देखना ज़रूरी होता है। अमेजिंग। और जो एक्नेस होते हैं वो सिर्फ ब्लड इम्प्योरिटीज की वजह से होता है। इज दैट मिथ और अ फैक्ट? दैट इज़ अ मिथ। एक्ने फिजियोलॉजिकल है, यानी आपके हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उससे स्किन में आते हैं। ब्लड इम्प्योरिटीज से उनका ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ब्लड में जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं उनकी वजह से कई बार हम हार्मोनल एक्ने का प्रकार देखते हैं, लेकिन जो नॉर्मली टीनेज एक्ने है या एडल्ट एक्ने है आजकल बहुत कॉमन हो गया, वो कई बार जैसे मेकअप ओवर यूज से होता है या फिर स्ट्रेस से होता है जैसे हमने बात किया, या फिजियोलॉजिकल यानी कि बच्चों में जब टीनेज में जो हार्मोनल चेंजेस प्यूबर्टल स्पर्ट आ रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है। इट इज़ नॉट कि ब्लड में कोई इम्प्योरिटी है। राइट। और जो रैशेज होते हैं वो हमेशा एलर्जिक होते हैं। इज दैट मिथ और फैक्ट? सब तरह के रैशेस एलर्जिक नहीं होते हैं, दैट इज़ अ मिथ। क्योंकि एलर्जीज आपको किसी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, चाहे वो डाइट में हो, कुछ खाना में आपको सूट नहीं कर रहा है, जैसे आजकल ग्लूटेन एलर्जीज हैं, लैक्टोज एलर्जीज हैं, या फिर किसी तरह के एनवायरमेंटल एजेंट्स जैसे धूल से होती है कई। तो इस तरह की एलर्जीज से एक स्पेसिफिक टाइप का पैटर्न का ही रैश आएगा, पर हर तरह के रैश में बैकग्राउंड में कोई एलर्जी है ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस में आपको रैशेज हो सकते हैं। इरिटेशन से, जैसे थोड़ा बहुत धूल ज़्यादा आ गया या कोई इंसेक्ट बाइट हो गया, तो उससे जो आपको रिएक्शंस होते हैं कई बार वो, या जैसे बहुत ओवर यूज साबुन आपने या सैनिटाइजर्स यूज कर लिए, बहुत घिस के आपने कोई मेकअप प्रोडक्ट रिमूव किया है, तो वो सब रैशेज एलर्जिक नहीं है, वो इरिटेशन की वजह से हो सकते हैं। राइट। थैंक यू सो मच। इट वॉज अ वंडरफुल राउंड।
मिथ एंड फैक्ट का। Okay. अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अभी आजकल पूरे वर्ल्ड में एक स्किन केयर रूटीन या फिर वो ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट हो रहा है, बहुत लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज कोरियन ट्रीटमेंट। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? वो कोरियन स्किन के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है या फिर पूरी दुनिया में सब लोग यूज कर रहे हैं अभी? तो इट इज बेनिफिशियल टू एवरीबॉडी। इसमें क्या कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट्स होते हैं, कोरियन ग्लास स्किन चाहिए तो कोरियंस जेनेटिकली ही उनका एक स्किन टाइप है, उनका वो स्मूथनेस है, वो टेक्सचर है, प्लस बहुत यंग एज में कोरियंस बहुत सारे स्किन प्रोसीजर्स अडॉप्ट करते हैं, जैसे बोटॉक्स है, फिलर्स है, लेजर्स है, जो कि हर एथनिसिटी यानी कि जैसे इंडियंस हो गए या अमेरिकन्स हो गए, वो सबको सूट नहीं करता है। तो कोरियन ग्लास स्किन बहुत ट्रेंडिंग है, पर वो सबके लिए फिजिबल नहीं है टू बी ऑनेस्ट। आप कुछ समय के लिए, बिकॉज आजकल फैशन में है या ट्रेंडिंग है, आप उसको अडेप्ट करना चाहते हैं तो आप उसको अचीव कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट देन सिर्फ क्रीम्स या सीरम से कोरियन ग्लास स्किन नहीं आएगा, लेट मी बी ऑनेस्ट। बहुत सारा उसके पीछे जाता है। वी नो कोरियन पीपल जो व्हेन दे टर्न 18 तो उनके पेरेंट्स उनको बोटॉक्स फिलर्स के ट्रीटमेंट्स गिफ्ट करते हैं। So it is so commonly accepted treatments there. तो अब जब तक आप वो अंदर से पूरा बैकअप नहीं देंगे, स्किन पे वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो वो ट्रेंड या वो सही है कि नहीं, वो हर कल्चर का अपना अलग एडेप्टेशन है, लेकिन वो अचीव करने के लिए सिर्फ सीरम्स काम नहीं करेंगे या सिर्फ एक बेसिक स्किन केयर क्रीम्स या एक आध सेशन से नहीं होगा। राइट, हमारे तो मुल्तानी मिट्टी की अच्छी उसके अपने इश्यूज हैं मुल्तानी मिट्टी के। कुछ स्किन में कर सकते हैं, ड्राई स्किन में नहीं कर सकते, एजिंग स्किन में नहीं कर सकते, तो अगेन डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, जापानीज ऑयल्स भी आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, यू नो, ये ऑयल हो गया, वो है टी ट्री ऑयल हो गया, माचा हो गया, ये सब, इज दैट बेनिफिशियल? यस, एट टाइम्स इवन राइस वाटर, राइस वाटर में बहुत टोनिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो वो अच्छा है, वो ट्रेडिशनली ही उनका चल रहा था। हमारे ट्रेडिशन में जैसे कोकोनट ऑयल चलता था, पहले हल्दी वगैरह चलता था, तो हर एक का, हर कस्टम का अपना एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, जो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वो सब तक पहुंच पा रहा है। Right. तो कुछ चीजें हैं जापानीज ट्रेंड्स में, जैसे कुछ ऑयल्स हैं वो बेनिफिशियल हैं, बट जरूरी नहीं है कि मतलब अगर आप वो जापान से मंगवाएंगे या वो लगाएंगे तो ही स्किन इम्प्रूव होगा। देयर आर मेनी लोकली अवेलेबल स्किन केयर रूटीन्स विच यू कैन फॉलो, जो कि इतने एक्सपेंसिव नहीं हो, इतना एफर्ट कंज्यूमिंग ना हो, यानी इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े हमें, और साथ में हम वो स्मूथनेस या वो ग्लो या वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, वो टोनिंग इफेक्ट, वो सब हम अचीव कर पाए। राइट। अभी एक मैम, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू, एक ट्रेंड चल रहा है हमारे इंडियन वेडिंग्स में जहाँ पे बड़ी हल्दी सेरेमनी की जाती है, राइट? अब ये हल्दी सेरेमनी में जो ब्राइड और ग्रूम होते हैं उनको पूरा नहलाते हैं दूध से एंड हल्दी से, एंड दे प्ले होली विथ सम क्रीम्स ऑल्सो। सो आर दिस क्रीम्स हार्मफुल? लाइक बिफोर जस्ट वेडिंग इतना कुछ हल्दी फंक्शन में अगर आप इतना ये उससे घिसवा रहे हैं, कलर्स करवा रहे हैं, प्योर हल्दी नहीं है, इट इज समथिंग एल्स, तो देन इट इज नॉट करेक्ट। अगर नेचुरल प्योर प्रोडक्ट्स हैं तो वो उनका अपना बेनिफिट रहता था, लेकिन अब हम लोग ने इतना सारा मेहनत किए हैं, प्री ब्राइडल सारे ट्रीटमेंट्स करवाए हैं, पूरा ग्लो है, फिर उसमें अगर वो हल्दी का येलो स्टिंट आएगा तो, या आपकी मेहंदी पे पूरा वो येलो स्टिंट आता है, तो वो इतना लोगों को अब आजकल एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो इट इज़ योर पर्सनल चॉइस, योर पर्सनल डिसीजन, बट फिर भी अगर वो प्रोडक्ट्स नेचुरल है तो यू कैन गो अहेड, आप कितना भी लगाइए, उसका एक लिमिटेड बेनिफिट ही होगा, बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होगा। अगर वो उस एक दिन के लिए है, आप रेगुलरली हल्दी लगाए जा रहे हैं और घिसे जा रहे हैं, वो अलग मैटर है, बट अगर आप प्री वेडिंग ही बात कर रहे हैं, so then if they are natural products there is no harm, but if they have certain other ingredients which we do not know about, so it is not a safe choice. Okay, so thank you so much ma'am, it was very insightful, और बहुत ही अच्छी अच्छी स्किन की आपने बात की है, जो स्किन केयर रूटीन हम घर जाके सब फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप एक मैसेज दें हमारे यंगस्टर्स को कि अपनी स्किन को अच्छी रखने के लिए पानी पीना या फिर डाइट में क्या उन्हें करना चाहिए, जिससे कि उनकी लाइफ लॉन्ग स्किन अच्छी रहे और उनको ज़्यादातर कुछ आर्टिफिशियल करवाने की ज़रूरत ना पड़े। सी बेसिक स्किन केयर बहुत ज़रूरी है, तो हाइड्रेशन, प्रॉपर स्लीप,
बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर डाइट, क्योंकि आप इंटरनली जो कंज्यूम करेंगे आपकी स्किन पे वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा। आजकल अगर जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, आप वो डेली यूज़ करना चाह रहे हैं और फिर चाहते हैं कि आपका स्किन बिना सपोर्ट के हेल्दी रहे, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके अपने इश्यूज़ होते हैं, हमारा नॉर्मल जो रिपेयर मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब होता है। तो फिर आपको सामने उसको बैलेंस करने के लिए गुड न्यूट्रिशन, प्रॉपर ऑथेंटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स आजकल आते हैं, यानी मेडिसिन्स या सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स या तो वो सब सप्लीमेंट्स कितने हद तक लेने हैं, जस्ट बिकॉज सब ले रहे हैं, अगेन ग्लूटाथायोन सब ले रहे हैं तो लेना है, नहीं। कोलेजन ले रहे हैं, ले सकते हैं, लेकिन कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने अमाउंट में और कौन सा ऑथेंटिक प्रोडक्ट, वो सब मैटर करता है। तो वो सब नॉलेज और अवेयरनेस के साथ आप स्किन केयर अपना फॉलो करिए। कभी भी डाउट हो तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए। एक्सपर्ट डज नॉट मीन सोशल मीडिया ऑलवेज। सोशल मीडिया में काफ़ी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज भी कर सकती हैं। तो एक क्लैरिटी के लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। आपका एक हेयर केयर रूटीन भी रेगुलर फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जो आपको हेयर इश्यूज आ रहे हैं या स्किन ब्लेमिशेस के इश्यूज आ रहे हैं, एजिंग इश्यूज आ रहे हैं, वो सब कम हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो एंड आई एम श्योर बहुत सारे आपको मैसेजेस आने वाले हैं इसके बाद कि हम हमारे इसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या वो करें। तो अब भी आते हैं निशिता। एवरीवेयर वी गो वी आर बॉम्बार्डेड विद क्वेश्चंस। But that I think that's what people love about, you know, कि Yes, अच्छा why हमारे not? पास आ गए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू। एंड ऐसे ही जैसे कि आज डॉक्टर अंशुल ने बताया कि आप अपने स्किन का और अपने हेयर का कैसे ध्यान रख सकते हैं, आप प्लीज़ रखिएगा। कुछ भी डाउट्स हो हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड के नीचे आपको डिटेल्स में डॉक्टर अंशुल का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मिल जाएगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसे ही किसी एक्सपर्ट के साथ, ऐसे ही किसी गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। टेरोनी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड को थैंक यू कहेंगे फॉर फर्नीचर कर्टेसी एंड डू जॉइन अस फॉर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच। दिस वाज लेट्स टॉक पॉडकास्ट।